हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरी यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे उस दिन हम लोगों ने अपनी क्लास छोड़ी हुई थी। तो उस दिन हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 1909 का भारत शासन अधिनियम हम लोगों ने देख लिया था। आज उसके आगे का स्टार्ट करते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के बाद डायरेक्ट 10 साल बाद आता है हमारे यहाँ अधिनियम 1919 का। तो इसमें जो 1909 के और 1919 के बीच में अगर आप कोई चीज पॉइंट याद करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट मैंने बता दिया था यहाँ पर कि जैसे 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस वर्ष पहले विश्व युद्ध के बाद। तो 1919 का अधिनियम पारित किया जाता है। तो पहले में क्या गया? मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसको एक किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार के नाम से। जैसे हम लोगों ने 1909 का अधिनियम पढ़ा था, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? मार्ले मिंटो के नाम से। मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे वो भारत राज्य सचिव के पद पे थे, जो लंदन में था, और जो मिंटो थे वो कौन थे? भारत में वायसराय थे। तो ऐसे ही 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें जो मॉन्टेग्यू है ये भारत सचिव के परिषद में बैठे हुए, मतलब भारत सचिव के पद पे बैठे हुए हैं लंदन में, और जो चेम्सफोर्ड है वो भारत में है, वायसराय के पद पे बैठे हुए हैं। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पृथक कर दिया गया था। इसका मतलब क्या था कि केंद्र सरकार के और प्रांत के जो गवर्नर होते थे उनके विषयों की सूची को अलग कर दिया गया था। अब इसको ऐसे समझना, एक तो केंद्र सरकार, तो एक तो वायसराय थी, उनकी खुद की परिषद थी। उसके बाद नीचे जो स्थानीय लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट थी, वहां पे गवर्नर होते थे और उनकी अपनी परिषद होती थी काम करने के लिए, अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण करने के लिए। तो अब क्या कह दिया गया? अभी तक भारत राज्य सचिव कानून बना के भेजता था लंदन से, किसके पास? वायसराय के पास। वायसराय उस कानून को क्या कर देता था? पूरे भारत में लागू करवाता था। इसका मतलब जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो स्थानीय रूप से जो गवर्नर थे, उनकी जो परिषद थी वो कोई कानून का निर्माण नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ कानून लागू कर रही थी। तो यहाँ पे अब क्या कर दिया गया कि केंद्र सरकार, इसका मतलब वायसराय की परिषद, और प्रांतीय जो उनके विषयों को, सूचियों का बंटवारा कर दिया गया, अलग कर दिया गया कि आज के बाद इनके जो विषय होंगे इस पे क्या कहते हैं कि राज्य सरकार, मतलब वहां के प्रांतीय विषय कौन कौन से होंगे और केंद्र सरकार के विषय कौन कौन से होंगे, जिसपे वो कानून निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे दो सूची बनाया गया था, विषयों का बंटवारा किया गया था। विषय मतलब आप समझिए कि रक्षा का कौन करेगा, विदेशी मामले कौन करेंगे, एजुकेशन पे कौन करेगा, विषय थे जिसका बंटवारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्या था कि प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया। आप पहला इसमें देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियां जो थी, जो विषय थे उनके अलग कर दिया गया था। विषय मतलब आप इस विषय पे काम करेंगे और मैं इस विषय पे काम करूंगा, तो विषय का बंटवारा किया गया था। लेकिन जो विषय प्रांतीय विषयों के अंतर्गत आए थे उन पे क्या कर दिया गया? पुनः दो भागों में उनको बांट दिया गया। जैसे एक को हस्तांतरित विषय कहा गया, एक आरक्षित विषय में रखे गए। अब इसको समझिए क्या होता है। जो प्रांतीय विषयों में जो बातें रखी गई थी उसको पुनः दो भागों में बांटा गया, एक में हस्तांतरित और एक आरक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित में वो विषय होते थे जिन पे आप कह सकते हो कानून निर्माण जो किया जाता था या काम करने की जो थी वो, ये देखो आप ऐसे समझना, एक तो वायसराय होता था, उसकी अपनी परिषद होती थी, एक नीचे लेवल पे गवर्नर होता था, उसकी अपनी परिषद होती थी। तो कुछ काम जो था वो गवर्नर अपनी परिषद के अकॉर्डिंग करता था, और कुछ काम गवर्नर क्या करता था? परिषद के अकॉर्डिंग नहीं, जो विधानसभा में सदस्य चुनकर आते थे, जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता था, या कह सकते हो कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन जो लोग चुन के आते थे उनके अकॉर्डिंग वो काम करता था। तो यहाँ पे जो प्रांतीय विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हाँ, आरक्षित विषय पे कानून निर्माण करने का, लागू करने का सारा अधिकार किसके पास रखा? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी प्रांतीय में, उसके पास था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय था, इस पे जो कानून लागू करने का या कानून बनाने का अधिकार थोड़ा बहुत जो था, वो वहां के जो विधानसभा के सदस्य चुन के आ रहे थे उनके पास अधिकार था। तो आप ऐसे सुनना, आरक्षित विषय आपको लगता है कि अंग्रेज कौन सा विषय देके जाएंगे, कौन सा विषय देंगे भारतीयों को? जाहिर सी बात है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया, स्थानीय रूप से साफ सफाई का अधिकार कह सकते हो, लाइब्रेरी वाला हो गया है, जो भी छोटे मोटे मुद्दे थे ये हस्तांतरित विषय पे रखा गया था।
और जो आरक्षित जो मेन मुद्दे थे, जैसे टैक्स कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ से कर वसूलना है, कहाँ से पैसा कितना लगाना है, आपातकाल में कितना पैसा देना है, सारी चीजें देखिए आरक्षित विषय में रखा गया था। तो इसको याद रखना कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बात तो केंद्र सरकार का विषय अलग कर दिया गया और राज्य सरकार का विषय अलग कर दिया, प्रांतों का। और फिर उसके बाद जो प्रांतों में विषय का बंटवारा किया गया तो उसमें भी 2 विषय का बंटवारा कर दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। आरक्षित मतलब रिजर्व करके रख दिया गया कि इस विषय पे कानून निर्माण करने का अधिकार है, जो भी चीजें होगी कौन करेगा, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद। लेकिन जो हस्तांतरित विषय होंगे उस पे गवर्नर और जो विधानसभा के लोग चुनकर आएंगे वो उस पर निर्णय ले सकते थे। ये 2 विषय का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन या डायआर्की कहा गया। अब इसको समझना, कह रहा शासन की दोहरी व्यवस्था, कौन सी दोहरी व्यवस्था, ये जो प्रांतीय के 2 विषयों को बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित, क्योंकि काम इस पे अलग अलग परिषद काम कर रही थी, गवर्नर जनरल दोनों में था लेकिन परिषद अलग अलग काम कर रही थी। तो इसी कहा गया इस दोहरी व्यवस्था को, एक व्यवस्था 2 व्यवस्था, द्वैध शासन डायआर्की कहा गया। ठीक है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरुआत की गई। याद होगा आप लोग को द्वैध शासन वाला पॉइंट जो था, तो द्वैध शासन जो था आपको याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है तो सिर्फ एक शासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में सारी शक्तियां दी जाती है। लेकिन जब 1784 में प्रिंस इंडिया एक्ट पारित किया जाता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की जाती है। तो जो नियंत्रण मंडल होता है उसके पास क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था हो गई नहीं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है। तो दोहरी शासन व्यवस्था थी तो उसको क्या कहा गया था, डायआर्की कहा गया था। ये द्वैध शासन कब समाप्त की गई थी, 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त की गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे भी दोहरी शासन व्यवस्था, तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो आप बता सकते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। कैसे दोहरी शासन व्यवस्था, क्योंकि 2 विषयों का बंटवारा कर दिया गया, एक हस्तांतरित विषय रखे गए और एक आरक्षित विषय रखे गए थे। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। किसमें कह रहा है, केंद्र में। प्रांतों की बात अभी नहीं हो रही, अभी सिर्फ और सिर्फ वायसराय की जो परिषद है वहां, मतलब केंद्र सरकार की जो बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था। अब आते हैं कि द्विसदन क्या होता है। देखिए यहाँ पर द्विसदन ऐसी संस्था जहां पे 2 सदन हो। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में, या सॉरी लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट जो है हमारे देश की कानून निर्माण करने वाली संस्था, संसद, वो 2 सदन है। उसमें दोहरी सदन व्यवस्था है। एक में क्या है, लोकसभा, एक राज्यसभा, 2 सदन हो गई। आप उसी पे आ जाइए, जो राज्य में कानून निर्माण का काम करती है कौन है, राज्य विधान मंडल। तो जो राज्य विधान मंडल है इसमें भी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दोहरी कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था है। तो 6 ऐसे राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऐसे 6 राज्य हैं ये जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। बाकी और किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि राज्य विधानमंडल जो है, आप इसको ऐसे आप ध्यान रखना कि संसद है, संसद में 2 है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, 2 सदन हो गए। तो वैसे राज्य विधानमंडल जो है आपका, इसमें भी 2 है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। लेकिन जो विधान परिषद है ये पूरे 28 के 28 राज्यों में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि पहली बार 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। द्विसदनीय मतलब 2 सदन थे। एक सदन का नाम क्या था यहाँ पे, राज्य परिषद। आप इसको लिखते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था लिखने के लिए। राज्य परिषद, और जो दूसरा था वो केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्विसदनीय था, एक में क्या था, राज्य परिषद, और एक क्या थी, केंद्रीय विधानसभा थी। तो राज्य परिषद में जितने मेंबर हैं उसमें 60 मेंबर थे और इसमें 144 मेंबर थे।
अब देखो 2 सदन लाया गया, जैसे आज के टाइम पे लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा में जो लोग चुन के जाते हैं, 543 मेंबर है वर्तमान में, जो लोग चुन के जाते हैं डायरेक्ट उनका चुनाव किया जाता है, हम लोग सांसद को चुनते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसमें प्रत्यक्ष जनता चुनाव में भाग नहीं लेती। तो उस समय जो 2 सदन है वर्तमान में, उस समय इसका नाम क्या रखा था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। आज के टाइम पे विधानसभा आपके जो विधायक चुने जाते हैं वो लोग जाके बैठते हैं, लेकिन उस समय की जो केंद्रीय विधानसभा थी वो आज वाली राज्यों वाले प्रांतों वाली विधानसभा नहीं है, वो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। वहां पे जो विधानसभा थी तो उसमें टोटल 144 मेंबर थे और राज्य परिषद में 60 मेंबर थे। तो इसमें क्या लगता है 60 के 60 पूरे चुने जाते थे, मतलब सबका निर्वाचन होता था? नहीं, सबका इलेक्शन नहीं होता, मतलब सबका चुनाव नहीं होता था। कुछ लोग चुनकर आते थे, इसमें बैठते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनका डायरेक्ट उनको अपॉइंट नियुक्त कर दिया जाता था। सेम वही चीज लोकसभा यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में भी थी। 144 मेंबर में 104 मेंबर का चुनाव होता था और जो बचे हुए 40 मेंबर थे इनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता था। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, पहली बार केंद्र में अभी तक एक ही सदन की व्यवस्था थी, वो वायसराय उसकी पूरी परिषद काम संभाल रही थी। लेकिन अब क्या कर दिया, केंद्र में दोहरा 2 सदन ला दिया गया। एक सदन का नाम राज्य परिषद रखा और एक सदन का नाम केंद्रीय विधानसभा रखा। राज्य परिषद में भी कुछ मेंबर चुन कर आते थे, अब कुछ का चुनाव करवाया जाता था, कुछ लोग डायरेक्ट अपॉइंट होते थे। सेम वही चीज केंद्रीय विधानसभा में कुछ लोग का निर्वाचन होता था, कुछ लोग डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, आज के टाइम पे भी ये चीज है। लोकसभा में 245 मेंबर है वर्तमान में, तो 245 में 233 व्यक्तियों का चुनाव होता है। 12 व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति डायरेक्ट उनको मनोनीत करता है। लोकसभा में जो थी अपनी, सॉरी ये लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा में 245, लोकसभा में है 543। पहले 545 थे, 2 एंग्लो इंडियन थे जिनको अब इसमें नियुक्त नहीं किया गया, तो 543 जिनका डायरेक्ट चुनाव होता। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम में, पहली बार डायरेक्ट चुनाव की बात कही गई थी और यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। क्या कह रहे हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद के, हमने आप लोगों को बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कहा गया था जो गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई थी। तो 4 सदस्य हो तो एक गवर्नर जनरल, टोटल 5 मेंबर थे। अब क्या कर दिया, 1784 में उसी में एक मेंबर को हटा दिया गया। टोटल 3 मेंबर थे उनकी सहायता के लिए और एक क्या थे, गवर्नर जनरल था, यहाँ था। उसके बाद आप लोगों को कल पढ़ाया गया था 1909 की जो अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था। उसमें क्या था सबसे बड़ा कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने थे, तो विधि सदस्य बनाए गए थे। तो 4 से 5 हो गए, एक गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, उनको मिलाकर टोटल हो गए 5 मेंबर हो गए, और एक सामाजिक कल्याण के लिए बनाया गया था, तो 6 मेंबर थे। तो अब क्या कहना है कि वायसराय की जो भी कार्यकारी परिषद होगी, वायसराय की खुद की परिषद थी, उसमें जितने मेंबर होंगे उसमें अगर 6 मेंबर हैं या जितने मेंबर, उसमें कम से कम 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य किया गया था। अब देखिए धीरे धीरे भारतीयों की मांग मान रहे हैं और धीरे धीरे ये भारतीयों की तरफ सहूलियत बरत रहे हैं, भारतीयों को कई सारी चीजें देने की एक तरफ से उसमें चल रहे हैं। अब ये भारतीयों को कार्यकारी परिषद में भी शामिल कर रहे हैं। अभी तक परमानेंट 1861 में हमने देखा था कि 3 भारतीयों को कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त रूप में मनोनीत किया गया था। उसके बाद 1909 में कह दिया गया था कि एक व्यक्ति बनेंगे कार्यकारी परिषद में, कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन अब 1909 में 10 साल के बाद इतना चेंजमेंट कि इन्होंने कहा कि 3 सदस्य भारतीय तो होंगे ही होंगे, जो वायसराय की खुद की एक परिषद होगी। यहाँ तक क्लियर। फिर कह रहे सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अधिनियम में लॉर्ड मिंटो ने क्या कर दिया था कि उस एक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। एक आप कह सकते हो कि सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा कर दिया था कि चुनाव में क्या होगा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाता के लिए था कि अगर कोई मुस्लिम मतदाता किसी क्षेत्र में खड़ा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ वोट जो करेगी वो मुस्लिम जनता ही करेगी, कोई और धर्म का व्यक्ति उसको चुन नहीं सकता, ना ही इसको वोट दे सकता था। तो जो लॉर्ड मिंटो ने 1909 के अधिनियम में शुरुआत की थी सांप्रदायिकता की, वो क्या हुए, सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए, इसका मतलब 4 लोगों को और ऐड कर दिया गया। कहा गया अगर कोई सिख चुनाव में खड़ा होता है तो उसको वोट सिर्फ और सिर्फ सिख ही देंगे,
और नेक्स्ट आ गए भारतीय ईसाई। ईसाई तो बहुत सारे थे, जितने ब्रिटिशर्स आए थे वो भी ईसाई थे, तो इसमें जितने भारतीय थे जो इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था तो भारतीय ईसाई लगाया गया है। तो भारतीय ईसाई अगर कहीं पे कोई खड़ा होता है, कोई भारतीय इसने ईसाई धर्म को अपना लिया, तो अगर वो कहीं चुनाव में खड़ा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ चुनने का अधिकार किसके पास है, भारतीय ईसाई ही उसको वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट आया आंग्ल भारतीयों के, एंग्लो इंडियन जो लोग होंगे अगर उसमें कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको भी चुनाव सिर्फ आंग्ल भारतीय ही देंगे। आंग्ल भारतीय किसको कहा जाता है, आंग्ल भारतीय में मतलब होगा कि जो पुरुष होंगे वो यूरोपीय होंगे और जो मतलब उनकी पत्नी जो होंगी भारतीय होंगी, इनसे जो बच्चा होगा वो आंग्ल भारतीय कहलाता था। तो आंग्ल भारतीय आपको समझ में आ गया कि मतलब पुरुष जो है वो विदेश का है और महिला जो है वो यहाँ के, और इनके से जो बच्चे होंगे वो आंग्ल भारतीय में आते थे। अब देखिए आंग्ल मतलब अंग्रेजी, भारतीय मतलब भारतीय। और यूरोपियों के लिए, अब जो यूरोपीय लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये लोग यूरोपीय लोग भी भारत में इसमें हैं, तो यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था। अब क्या कर दिया गया, जो अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए किया गया था अब उसको और 4 लोगों में विस्तार कर दिया गया। इसका मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है चुनाव के लिए। नेक्स्ट आते हैं लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग के जो गठन किया गया था, यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, आप लोग को बता दें, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन किसने लगाया था, तो आप लोग याद रखना लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की जन्मदाता कह सकते हो किसने लगाया था, कि लियोनस कार्टियस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि प्रांतों की जो विषय है उसको भी 2 भागों में बांट दो, एक हस्तांतरित में एक आरक्षित में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसको याद करना सिर्फ इस पॉइंट को कि किसने प्रांतों में लगाया था, कौन था उसका जनक। तो लोक सेवा आयोग का गठन आपको याद होगा 1853 में कहा गया था कि अब भारत में जो परीक्षा होगी वो भारत में कराई जाएगी, ये बात हुई थी, लेकिन उसको कैंसिल करा दिया गया था। पहली बार अब क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब अभी तक पेपर कहाँ हो रहे हैं, जो भी लोक सेवा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, लंदन में हो रहे हैं। इसका मतलब कोई भारतीय उस एग्जाम को देना चाहता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लंदन में जाना पड़ेगा एग्जाम देने। लेकिन अब पहली बार इसमें कहा गया है कि अब कोई भी भारतीय कोई वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर एक आयोग बनाया जाएगा और उस आयोग की स्थापना होने के बाद जो आपकी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम होंगे, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे वो भारत में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक अगर किसी भारतीय को एग्जाम देना तो उसको लंदन में जाना पड़ता था सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए। अब कहा गया नहीं, इसके लिए एक काम करो कि पहले लोक सेवा एक आयोग बनाओ, जब वो आयोग जो सिफारिश देगा, जो रिकमेंड करेगा, उसी अकॉर्डिंग हम एक संस्था की स्थापना कर देंगे और वो संस्था पूरे भारत में जो भी एग्जाम होगा उसको कंडक्ट कराएगा। तो यही पे लोक सेवा आयोग के गठन के लिए कि एक आयोग बनाया गया था, ली आयोग, इसको याद रखना आप लोग। ली आयोग का गठन किया गया था 1923-24 में, ठीक है। लोक सेवा आयोग के गठन इसमें क्या गया था कि आप लोग समझना कैसे एग्जाम करवाया जाता था। जैसे आज के टाइम पे सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, IAS IPS जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या रहा है कि लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए एक आयोग बनाई गई, ली आयोग। आयोग का मतलब समझना कमीशन क्या होता है, 5-6 मेंबर लोग बैठा दिए जाते हैं, 5-6 मेंबर लोग को काम दे दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इस क्षेत्र के लिए इस टॉपिक पे काम करना है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उसी के नाम पे रख दिया जाता है आयोग का नाम। तो यहाँ पे जो ली थे उसके अध्यक्ष थे उस आयोग के, तो ली आयोग बनाया गया था 1923-24 में। बात 1919 के अधिनियम में कह दी गई थी कि अब जो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और एग्जाम जो होगा सिविल सर्विसेज को भारत में ही आयोजित होगा, इसके लिए 1923-24 में ली आयोग का गठन कर दिया गया। ली आयोग का गठन करने के बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग जो आप लोग देखते हैं कि UPSC जो दिल्ली में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, तो कह रहे हैं कि इसी लोक सेवा आयोग के गठन की बात जो 1919 में की गई थी, इसकी स्थापना के लिए एक आयोग बनाया गया, ली आयोग, कब 1923-24 में। इसने सलाह दी कि भारत में एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए पेपर कंडक्ट कराएगी, क्या सारी चीजों की वो बताएगी। तो इसने कहा कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में किया गया तो UPSC की स्थापना, अभी से 2026 में 100 साल को ले जाएंगे इसका। फिर कह रहा है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची को अलग कर दिया गया। केंद्र
किस विषय पे काम करेगी उसको अलग कर दिया गया, और प्रांत राज्य किस विषय पे काम करेंगे उसको अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या करिए, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। आप ऐसे भी देख लीजिए वर्तमान में क्या सिस्टम है, केंद्र सरकार अपना खुद का बजट बनाती है, और अलग अलग जो हमारे यहाँ की मंत्रिपरिषद है, कह सकते हो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री की, ये लोग अपना बजट बनाते हैं, चाहे बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की, ये लोग अपना खुद का बजट तैयार करते हैं। केंद्र सरकार अपना खुद का बजट बनाती है। तो अभी तक क्या था कि 1919 के अधिनियम से पहले अभी तक पूरा बजट एक ही लोग बना रहे थे, इसका मतलब केंद्र सरकार ही पूरा बजट तैयार कर रही थी। अब कहा गया नहीं ऐसा करो कि केंद्र सरकार अपना खुद का केंद्रीय लेवल पे बजट अलग से पेश किया जाएगा, बनाया जाएगा, और राज्य अपना अलग से बजट तैयार कर सकते हैं। मतलब वहाँ की जो गवर्नर होगी वो वहाँ की अपनी खुद की परिषद, वहाँ की जो गवर्नर होगी उन व्यक्तियों से लेकर अपना वहाँ की खुद की अपनी ये बजट तैयार कर सकती है। पहली बार यहाँ पे राज्यों को कुछ सहायता दी गई थी, छूट दी गई थी। इसका मतलब अब राज्य क्या कर सकते थे, राज्य ऋण ले सकते थे, कुछ छोटे मोटे टैक्सेस लगा सकते थे, कई सारी चीजें यहाँ पे अधिकार दिया गया था। तो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। इसको आप समझ लेना कि केंद्र बजट अलग बनाएगा अपना और राज्य बजट अलग बनाएगा। अभी तक ओवरऑल बजट बनाया जा रहा था। नेक्स्ट है वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब इसको समझना, वैधानिक आयोग का गठन क्या था। एक आप लोगों को याद होगा 1927 में साइमन कमीशन भारत में प्रवेश करता है। जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है तो उसी कानून में, उसी अधिनियम में भारत में ये चीज कहकर भेजा जाता है कि 10 साल बाद, 10 वर्ष के बाद हम एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। 10 साल के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ये वैधानिक आयोग क्या काम करेगा, आकर भारत में चेक करेगा। गठन कहाँ किया जाएगा, लंदन में किया जाएगा। इसका मतलब वहां की सरकार करेगी। इसमें जो भी व्यक्ति रहेंगे, कोई बताया नहीं गया था कि इसमें कितने मेंबर रहेंगे, कौन रहेगा, भारतीय भी रहेंगे या ब्रिटिशर्स रहेंगे, इसमें कोई क्लियर नहीं थी। सिर्फ इतना कहा गया था 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गठन करेंगे वैधानिक आयोग का, जो लंदन से यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे आने के बाद वो काम क्या करेगा, आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे आने को चेकिंग करेगा, एक तरफ से देखेगा कि क्या जो भी अधिनियम यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, संवैधानिक सुधार कहाँ तक हुआ है, क्या काम कर रही है, सारी चीजें को ओवरऑल पूरे देखकर बताते, रिपोर्ट अपनी पेश करते कि क्या चीज हो रही है और भारतीय किस लेवल तक सत्ता लेने के लिए तैयार है या कुछ कर सकते नहीं, संविधान की स्थापना मतलब संविधान गठन कर सकते हैं। सारी चीज के लिए कहा गया था 10 वर्ष बाद क्या भेजा जाएगा, वैधानिक आयोग। तो 1919 में अधिनियम आया था, 10 वर्ष बाद कहा गया था, इसका मतलब 1929 में आना चाहिए था। 1919 के बाद 29 में जो ये अधिनियम आया था 1919 में, इसको लागू कब किया गया था, 1921 में किया गया था। तो अगर 1921 से आप जोड़िए तो 1931 में आना चाहिए था वैधानिक आयोग। चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन जब आया था तभी ले लेते हैं। तो 1919 में आया था तो 1929 में इसका मतलब वैधानिक आयोग आना चाहिए था। तो इसी वैधानिक आयोग में कौन आया था, साइमन कमीशन आया था। यही था जो चेक करने के लिए आया था कि भारतीय संवैधानिक सुधार कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक भारतीय मतलब सारी चीज चेक करने के लिए आया था। तो इस कमीशन में जितने व्यक्ति थे सब के सब अंग्रेज, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारतीयों ने एक नारा लगाया था, गो बैक साइमन कमीशन, मतलब तुम वापस चले जाओ यहाँ से। क्योंकि जितने सात के सात मेंबर जो थे सब के सब क्या थे, अंग्रेज थे। तो यही जो साइमन कमीशन लेकिन वापस नहीं गया था, यहीं पे था। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो साइमन कमीशन ने मना कर दिया था एक तरफ से कि इन लोगों को क्या नहीं मिल पाएगा। साइमन कमीशन के मना करने पे हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप कह सकते हो 1919 में। इसमें क्या था, उत्तरदायी शासन शब्द को था, अब प्रांतों को कुछ स्वायत्तता दे दी गई थी, कुछ छूट दे दी गई थी, तुम इस क्षेत्र में काम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। काफी हद तक उनको काफी सारी छूट मिल गई थी, इसलिए उत्तरदायी शासन का मतलब अब उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारी चीजें देना शुरू कर दिया गया था। तो आप इसको याद रखना। साइमन कमीशन वो आयोग था जिसने कहा था कि भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। डोमिनियन स्टेट में जो था 1908 में किसने मांग की थी, नेहरू जी ने मांग की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब बात आती है डोमिनियन स्टेट क्या था। डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि भारत अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए, मतलब अंदर के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए। लेकिन जो विदेशी मामले होंगे, जो बाहरी रूप से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें वो अभी भी ब्रिटेन का ही अधिकार रहेगा। ये 1908 में मांग की गई थी। उन्होंने कहा था जैसे कनाडा की सरकार को, कनाडा में अंग्रेजों ने दिया है, क्योंकि कनाडा में इस समय
उपनिवेश था। तो उन्होंने कहा जैसे कनाडा में दे दिया गया वैसे भारतीयों को भी 1908 में दे देना चाहिए। तो 1929 में जब साइमन कमीशन 1927 में भारत में प्रवेश करता है, 1930 में रिपोर्ट पेश कर देता है, तो कहता है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए 1927 में जब वो आता है तो 1929 में आप जानते हो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था और नेहरू जी ने कहा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, आप एक काम करो, डोमिनियन स्टेट अपने पास रखो, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आंतरिक मामले के निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हों और ऊपर से आप हमारे पर दबाव बनाओ, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय तरफ से कह सकते हो आपकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। डोमिनियन स्टेट अगर ना समझ में आए तो फिर से आप लोग सुन लीजिएगा इसको। तो यहाँ तक इतने पॉइंट थे, टोटल 11 पॉइंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची को अलग कर दिया गया था, दोनों के विषय का बंटवारा कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, इसका मतलब कि केंद्र के अलग, प्रांत के अलग, और प्रांत में भी दो बना दिए गए, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषय। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। हस्तांतरित और आरक्षित जो विषय बंटवारा किया गया था प्रांतों में, इसको द्वैध शासन कहा गया था। तो द्वैध शासन के प्रांतों में जिन्होंने लगाया तो कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। नेक्स्ट है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। जैसे आज के टाइम पे संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उस समय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। एक सदन का नाम था राज्य परिषद और दूसरे सदन का नाम था केंद्रीय विधान सभा। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1861 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, मनोनीत किया गया था। उनको वायसराय की कार्यकारी परिषद का मेंबर नहीं माना जाता था। लेकिन उसके बाद 1909 के अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले से भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के व्यक्ति बने थे, परमानेंट बने थे। अब क्या कह रहे हैं कि अब जितने भी वायसराय की कार्यकारी परिषद है, 6 सदस्य, उसमें 3 भारतीयों को होना अनिवार्य कर दिया गया। फिर सातवें पॉइंट में क्या है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि अब जो एग्जाम होंगे सिविल सर्विसेज के वो भारत में आयोजित किए जाएंगे। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जो लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, दिल्ली आयोग का गठन किया गया था 1923-24 में, और इसने रिकमेंड दी थी, सुझाव सलाह दिया था। उसके बाद 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब इसमें कहा गया केंद्र सरकार अपना खुद का बजट बनाएगी और राज्य सरकार अपना अलग बजट बनाएगी। वर्तमान में भी वही सिस्टम चल रहा है, केंद्र सरकार खुद का बजट तैयार कर रही है और राज्य सरकारें अपना खुद का बजट बना रही है। नेक्स्ट, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम में कह दिया गया था कि 10 वर्ष बाद हम संवैधानिकता की जांच के लिए कि भारत में क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या काम हो रहा है, उसकी जांच के लिए हम एक आयोग भेजेंगे। उसी आयोग का नाम था साइमन कमीशन, जो यहाँ पर आया था। लेकिन वो 10 साल से पहले क्यों आ गया? 1929 में आना चाहिए था, तो 2 साल पहले आ गया था, इसलिए भारतीय नाराज थे। और दूसरा, उसमें जितने मेंबर थे सबके सब अंग्रेज थे। तो आने के पीछे वही ब्रिटेन की ही सिस्टम था। वहां पे चुनाव होने वाला था, कंजर्वेटिव और क्या कहते हैं कि 2 पार्टी खड़ी थी, लेबर पार्टी। तो ये था कि जो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको लगता था हार जाएंगे, इसके पीछे जो होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको डिटेल से समझाएंगे। बस इतना समझना कि वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जिसकी वजह से लगा था कि साइमन कमीशन भेज देंगे, भारतीय बड़े खुश हो जाएंगे। इनको खुद नहीं पता था कि उसका गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा भारतीय। नेक्स्ट है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रांतों को कुछ स्वायत्तता दे दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस अधिनियम से हमारे संविधान में कई सारे पॉइंट एग्जैक्टली आपको मिलेंगे, लिए हुए मिलते हैं। अब आते हैं इसमें, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। उसके पीछे वजह क्या थी कि इसमें अखिल भारतीय में कहा गया था कि एक ऐसा संघ होगा जिसमें जितने प्रांत हैं वो भी शामिल होंगे और जितने देशी रियासतें हैं। अब उसमें समझना थोड़ा, उसमें भारत आज जैसा नहीं था। आज जैसे आप देखते हो कि 28 राज्य हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली में बैठी हुई है, उनकी खुद चुनाव होता है लोकसभा का, और क्या कहते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव होता है, प्रधानमंत्री शपथ दिलाया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। सारी चीज जो आज हम देखते हैं ऐसा नहीं था कि 28 राज्य उनके मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा नहीं था। उसमें भारत जो था वो कई हिस्सों में बटा हुआ था। कैसे? एक तो हमारे यहाँ देशी रियासतें थी, दूसरा हमारे यहाँ ब्रिटिश प्रांत थे,
और एक कह सकते कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब इसको ऐसे होना, अंग्रेज जो भारत में आए थे उसमें किसका शासन चल रहा था? भारत में राजाओं का शासन था जो यहाँ पे शासन कर रहे थे। अंग्रेजों ने किसी तरह कूटनीति का सहारा लिया, राजनीति का सहारा लिया, धीरे धीरे युद्ध करके कई सारे क्षेत्र, भूमि क्षेत्रों को जीतते चले गए और अपने कब्जे में शामिल करते चले गए। तो जहाँ पे उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण बन गया, वो तो उन्होंने अपना उस टेरिटरी में, उस पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया, ब्रिटिश प्रांत कहलाया वो। और जहाँ पे उन्होंने जब 1857 की क्रांति होती है, 1858 के अधिनियम में महारानी ने घोषणा करवा दी कैनिंग से कि जाकर आप भारतीय से कह दो कि वो परेशान ना हो, हम उनके किसी भी भारतीय क्षेत्र को हड़पेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो भी था कहा गया था सिर्फ ब्रिटिश जो होंगे इसके अंतर्गत रहकर आपको शासन करना पड़ेगा, आप शासन कीजिए, लेकिन आपको ब्रिटिश सरकार की हुकूमत मतलब जो भी बातें आएगी वो माननी पड़ेगी। तो देसी रियासतें ऐसी थी जो अपने क्या कह सकते हैं अपने क्षेत्र में शासन तो चला रही थी, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी कोई भी काम करने के लिए। उनके ऊपर कौन था? ब्रिटिश सरकार बैठी हुई थी, लेकिन वो अभी भी अपने क्षेत्र में शासन चला रही थी। उनसे उनकी गद्दी नहीं छीनी गई थी, उनसे उनके राज्य क्षेत्र नहीं छीने गए थे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी। तो देसी रियासतें थी जो राजा महाराजा थे, ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था, उसको पूरा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र नाम दे दिया गया। और कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उसके बाद उसको बढ़ाया गया। तो ये जितने भी क्षेत्र थे इसमें ऐसे पूरे भारत बटा हुआ था। तो जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, संघ मतलब एक ऐसा यूनियन होगा, एक ऐसा संघ होगा जिसमें प्रांत भी शामिल होंगे जो ब्रिटिश प्रांत है, देसी रियासतें भी इसी के अंतर्गत आएंगी, सब कुछ मतलब कोई भारत बटा नहीं रहेगा कि ये देसी रियासतें हैं, ये ब्रिटिश प्रांत हैं, ये कमिश्नरी क्षेत्र, बटा नहीं रहेगा। एक हम ऐसा संघ बनाएंगे जिसके अंतर्गत सारी चीजें, जैसे आज भारत क्या है, भारत एक संघ है। तो इसमें आर्टिकल 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत जो राज्य वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसमें उसे कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसमें आखिर ये सफल क्यों नहीं हुआ? इसमें पहला पॉइंट तो सही रखा गया था कि जो प्रांत होंगे उनके ऊपर मतलब इनको कहा गया था कि आपको हर हाल में, जो ब्रिटिश प्रांत आपको कहा गया था कि आपको हर हाल में अखिल भारत में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि भैया तुम्हारा मन हो तो तुम इसमें अखिल भारत में शामिल होना और ना मानो तो ना शामिल होना। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट सफल ही नहीं हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई ही नहीं। फिर कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे क्या कह रहा है? विषय का बंटवारा किया गया है। अभी तक यहाँ पे ये चीज बना करी इस पे केंद्र सरकार करेगी, इनका विषय अलग कर दो और इनका राज्य सरकार का विषय अलग कर दो। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसका मतलब केंद्र सरकार की शक्तियां अलग हो गई और राज्य सरकार की इस विषय पे शक्तियां बंटवारा कर दिया गया। तो 3 यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया। तो इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो थी उसमें टोटल 59 विषय रखे गए। 59 विषय ऐसे रखे गए थे जिस संघ सूची में जिन पे कानून निर्माण करने का अधिकार है, जो भी करने का अधिकार है वो किसके पास है? संघ की सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो संघ सूची में 59 विषय थे। राज्यों के पास जो विषय गए थे वो 54 विषय थे, संघ सूची से कम थे राज्य। उसमें ये वर्तमान वाला मत जोड़िएगा, इसमें थोड़ा चेंजमेंट है। उसमें राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती में 36 विषय थे। समवर्ती मतलब है ये ऐसा विषय जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय को दे दी गई। विषयों को बंटवारा किया गया। केंद्र सरकार से कहा आपको ये विषय मिल रहे हैं, आप इस पे कानून का निर्माण कर सकते हो। राज्यों से कहा हम आपको ये विषय दे रहे हैं, इस पे आपको शक्ति दे रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में कानून का निर्माण कर सकते हो। तीसरा बना दिया गया समवर्ती सूची, ऐसा विषय जिसपे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब आती है अवशिष्ट शक्तियां, ऐसे विषय जो किसी भी क्षेत्र में नहीं आते। न तो वो संघ सूची का विषय था, न ही राज्य सूची का था और न ही समवर्ती सूची का, जो किसी विषय में नहीं आते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे क्या है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? उस समय वायसराय के पास थी और आज के टाइम पे केंद्र सरकार के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियों में क्या कर दिया गया है? ऐसे विषय रखे गए हैं जो किसी के पास नहीं है। जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्तमान में ऐसे विषय जो उस समय दिमाग में नहीं, जब संविधान बनना था तो लोगों के दिमाग में नहीं था कि ऐसी सारी चीजें भी आएंगी। तो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो अवशिष्ट उसमें रखा गया है, अवशिष्ट विषय में। तो यहाँ पे उस समय ऐसे कुछ विषय डिफाइन नहीं हो पा रहे थे कि वो केंद्र सरकार को दिया जाए कि राज्य सरकार को दिया जाए कि दोनों में रखा जाए, नहीं डिफाइन हो पा रहा था। कि कहा गया एक काम करते हैं, जो अवशिष्ट विषय है जिनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे विषय किस पे रखे जाए, उन पे कह दो कि वायसराय, उनका पूरा पावर किसको दे दो? वायसराय दे दो। नेक्स्ट है
प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। ये जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था ना, क्या कहते हैं, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो दो विषय बांटा गया था, इसी को द्वैत शासन कहा गया था, डायआर्की, दोहरा शासन। तो ये जो प्रांतों में 1919 में लगाया गया था और 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया था, तो 1919 में लगाया गया था, और कब समाप्त किया गया था, तो 1935 में। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया था, तो जब 19 प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया तो केंद्र में वही द्वैत शासन लागू कर दिया गया, विषयों का बंटवारा कर दिया गया। तो ये चीज आप इसको याद रखना यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। भारत में उसमें कई सारे बैंकों की स्थापना हो गई। तो ये देखा गया था कि एक ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए जो पूरे बैंकों को रेगुलेट कर सके, उसको बढ़िया से रेगुलेट कर सके, विनियमित कर सके। इसके लिए कहा गया था कि आरबीआई की स्थापना कर दो। तो वहां आरबीआई एक्ट पारित किया गया था 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में पारित किया गया था, 1934 में पारित किया गया था। 1935 जो शासन अधिनियम आया था उससे पहले पारित कर दिया गया था। और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। बाद में बहुत सारी बैंकें हो गई थी, आप देख लीजिए, 1806 में, 1840 में, 1843 में बैंक ऑफ बंगाल, कई सारी बैंकों की स्थापना हो गई थी, इलाहाबाद बैंक। तो देखा गया था कि सारी बैंकें अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी। तो कहा गया नहीं, सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए। तो उसी के लिए बना दिया गया था आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज कहाँ पे है, मुंबई में है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, दलित जातियों में, महिलाओं में और मजदूरों में। अब देखिए 1909 के अधिनियम में वो सिर्फ मुस्लिम के लिए था, 1919 के अधिनियम में वो सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए, मतलब 4 लोगों में और बांट दिया गया। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली उसका और बढ़ा दिया गया, दलित जातियों के लिए अलग कर दिया गया, महिलाओं के लिए अलग कर दिया गया और मजदूरों के लिए अलग कर दिया गया। फिर कह रहे हैं बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा था, जब बर्मा पे आक्रमण किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसको भारतीय क्षेत्रों में मिला लिया था। तो बर्मा जो था, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। अलग, एक तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, और इसमें 2 पॉइंट और जोड़े है इसमें कि 2 प्रांतों की स्थापना की गई, एक उड़ीसा बना दिया गया था और एक सिंध प्रांत की स्थापना की गई थी। कब, 1937 में ही। तो 1935 का अधिनियम पारित किया गया था। तो बर्मा को कहा गया था कि ब्रिटिश, किसकी रिपोर्ट की थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाएगा। नहीं, साइमन कमीशन रिपोर्ट नहीं थी, आई थिंक, मुझे याद है शायद इरविन ने कहा था कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाएगा 1937 में। और 2 नए प्रांत की स्थापना की गई थी, एक था उड़ीसा प्रांत और एक था आपका क्या कहते हैं, सिंध प्रांत। कुछ चीजें थोड़ा बोले। भारत परिषद को समाप्त किया गया 1858 में। याद होगा आप लोगों को कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई थी, जो कहा गया था लंदन में बनाया गया था, जिसको होम चार्जेस कहा गया था। वो जो 15 सदस्यों की परिषद थी, जिसको भारत परिषद कहा गया था, इस अधिनियम में 1935 में उसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को भारत राज्य सचिव का पद अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन भारत परिषद का समापन कर दिया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। उस समय 11 प्रांत थे, 11 राज्य थे, जिसमें से 6 ऐसे राज्य थे जहां पे 2 सदन था। द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे यहाँ पे हमने देखा द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में लागू किया गया था, वैसे द्विसदनीय व्यवस्था प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। तो 11 राज्य थे, आज के टाइम पे 28 राज्य हैं, उसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। आज के टाइम पे क्या है कि 28 राज्यों में भी 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। तो उस समय कौन था, बंगाल में द्विसदनीय व्यवस्था थी, 2 सदन थे, बंबई में, मद्रास में, बिहार में, असम में और संयुक्त प्रांत, 6 प्रांत हैं। तो आप कई बार पूछिए, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, टोटल 6 है जहां पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, लेकिन 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कह दिया गया संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाएगी। इसका मतलब अब इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, दिल्ली में कर दिया गया। अभी तक कहाँ पे था वो, कलकत्ता में था, अब इसकी कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, ये दिल्ली में आ गया। और ये कहा गया था कि अब इस न्यायालय के अंतर्गत पूरे प्रांतीय क्षेत्र आ जाएंगे और इसके पास अधिकार का मतलब इसके अधिकार बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी भी
इसके अलावा कहीं सुनवाई होती थी। आज के टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय की मतलब जिला न्यायालय की सुनवाई हाई कोर्ट में करवा सकते हैं आप। हाई कोर्ट की सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं सुनवाई हमारे यहाँ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना आप भेज सकते हैं, लेकिन क्षमा याचना छोड़ दिया जाए तो अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उस समय जो संघीय न्यायालय था वो अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके ऊपर सुनवाई कहाँ होती थी? ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एक थी प्रीवी काउंसिल, वहां पर जो उच्च लोगों की सभा होती थी वहां पर सुनवाई, अंतिम सुनवाई होती थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी और ट्रांसफर कर दिया गया था इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे? दिल्ली में। ये दिल्ली में आ गई थी। अब देखो आज हम इसको पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसमें कई सारे पॉइंट मिलेंगे। अब इसके पीछे आता है कि आखिर 1919 का भारत शासन अधिनियम चाहे देख लो, 1935 में आप ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ की सरकार है, वो धीरे धीरे भारतीयों को कुछ चीजें सहूलियत दे रही है, कुछ चीजों की मांगे मान रही है। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहता है। 1919 में आप देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 में। तो पहला विश्व युद्ध जब होता है तो सिर्फ भारतीयों से ये कहा जाता है कि आप इस युद्ध में शामिल हुए, आपकी जो भी मांगे हैं, आपको स्थानीय स्वशासन जो है, जो आपकी मांगे हैं वो पूरा किया जाएगा। तो युद्ध के बाद वो चीजें दी नहीं जाती। 1919 का अधिनियम पारित किया जाता है और इसके एक तरफ से कोई भी चीजें मानी नहीं की जाती। फिर 1935 जो आता है, 1935 आप देखिए 16 में लखनऊ समझौता होगा। लखनऊ समझौते में क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाएगा। दूसरा, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कर लेगी आपस में, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो नरम दल थी और जो गर्म दल थी दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लखनऊ समझौता हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, सॉरी ये चीज यहीं पर जाएगा, ये चीज यहीं पर आएगा। 1916 वाला लखनऊ समझौता हो जाएगा। होम रूल की क्या कहते हैं, होम रूल जो आंदोलन चलाया गया था वो भी यहाँ पे चला दिया जाएगा। तो कई सारी ऐसी परिस्थितियां थी उस समय जिसकी वजह से वो भारतीयों को कुछ चीजें देने के लिए तैयार हो रहे थे। तो 1935 का अधिनियम हो गया। 1935 के अधिनियम में भी आपको पता होगा गांधी विभिन्न समझौता होता है, क्या कहते हैं नमक दांडी मार्च आंदोलन चलाया जाता है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की जाती है। कई सारी यहाँ पर मांग होंगी, जिन्ना की अलग मांग रहती है। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके पीछे आप देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पीछे क्या चल रहा था। 1935 का अधिनियम आ गया। 1935 के बाद डायरेक्ट जो 1935 का शासन अधिनियम भेजा था, इनको नहीं पता था कि बहुत जल्दी इनके यहाँ से जाने वाले हैं ये लोग। इनको लगा था कि अभी अभी लंबा शासन करेंगे, अब यहाँ पे कुछ दिन और रहना ही है, इसलिए 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था। आप जानते हैं 1939 में ही क्या शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में और 1945 तक चलता है। नेक्स्ट क्या था इसी में, आपको याद होगा 1937 में प्रांतों में चुनाव होता है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें। और दूसरी विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उसके जो क्या कहते हैं मित्र देश थे वो जीत गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अब ब्रिटेन की कमर टूट रही थी। ब्रिटेन कहीं ना कहीं हो रहा था। उसके आर्थिक जो बार बार विश्व युद्ध लड़ रहा है उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं रह गई थी, और धीरे धीरे उसकी जो कॉलोनी थी, जो उसकी कह सकते हो कि उपनिवेश जो देश थे, वो भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। तो अब यहाँ पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो भारतीयों पे भी दबाव बना के रख सके और ज्यादा दिन भारत को चला सके। और दूसरा उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी उस पर दबाव बन रहा था कि अब भारत को आजाद किया जाए। और उसके अलावा क्या था कि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से जो कहकर उनकी मदद ली थी कि आप हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाइए, आपकी जो भी मांगे हैं वो हम देंगे, वो चीज 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारतीय पहले कहते हैं कि आपने पहले जो मांगे नहीं पूरी की, दूसरी बार हम क्या ही भरोसा करें आपके ऊपर। लेकिन फिर भी ये लोग शामिल नहीं होते हैं। तो बार बार भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अमेरिका का, रसिया का दबाव आता है कि आप भारतीयों की सहयोग लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1945 में इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन गया था, इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो 20 फरवरी 1947 के दिन, अब इसका 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने घोषणा की
कि हम बहुत जल्द ही 30 जून को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसका मतलब भारत को आजाद कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने भी चला के रखा था। अब इसमें ये था कि जापान जो था वो पहले ही बढ़ता चला आ रहा था मतलब भारत की तरफ, तो ये था कि या तो आप छोड़ के चले जाओ, नहीं तो जापानियों को मारने देंगे। तो कई सारी चीज थी। वो बात अलग है कि बाद में हमने इस युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम शामिल हुए थे। तो 20 फरवरी 1947 के दिन क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम भारत को आजाद कर देंगे 30 जून 1947 को। उसके बाद 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश की पार्लियामेंट में वहां पे प्रस्ताव रखा जाता है भारत को स्वतंत्र करने के लिए। कौन सा अधिनियम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये रखा जाता है और कहा जाता है कि अब भारत को आजाद करना पड़ेगा। इसके बाद इस प्रस्ताव पे 18 जुलाई को लोग क्या कहते हैं, सहमति दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो वही क्या इसमें है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब बात आती है स्वतंत्र, इसका मतलब भारत आजाद हो गया। संप्रभु क्या था? संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपने आंतरिक मामलों के लिए भी निर्णय ले सकता है, और अगर उसको किस देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, किस देश के साथ उसका कैसा बिहेवियर होगा, कैसे बातचीत करेगा, किस देश के साथ वो अच्छे से अपना व्यापार कैसे, सारी चीज संप्रभु। इसका मतलब उसके ऊपर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु कर दिया गया। और जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इसमें 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे, एक पाकिस्तान था और एक भारत था। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। जो वायसराय का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था, उस पद को समाप्त कर दिया गया। आकर दोनों डोमिनियन, कौन से दोनों डोमिनियन थे? एक था पाकिस्तान, तो पाक और भारत। इन दोनों डोमिनियन स्टेट के लिए, दोनों डोमिनियन जो स्टेट थे राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। तो कौन बना था? वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया यहाँ पर, और कहा गया पाकिस्तान का अलग गवर्नर जनरल होगा और भारत का अलग गवर्नर जनरल होगा। तो गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसको देखिए, भारत सचिव का पद कब बनाया गया था? 1858 के अधिनियम में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। तो भारत सचिव का पद सृजन किया गया था। भारत परिषद 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, जो इसकी सहायता के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया? भारत सचिव का पद ही समाप्त कर दिया। तो वायसराय का पद समाप्त, भारत सचिव का पद समाप्त, दोनों देश बना दिए गए, एक पाकिस्तान और एक भारत बना दिया गया। तो पाकिस्तान बन गया, इधर भारत बन गया। पाकिस्तान के लिए कहा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया उनको। डोमिनियन स्टेट का मतलब अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, अभी वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे, अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसको याद रखना कि जो पहले गवर्नर स्वतंत्र भारत के जो बने थे, कौन बने थे स्वतंत्र भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इन्होंने ही जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें हम आपको लिखवा देंगे, तो उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो इन्होंने उनको शपथ दिलाई थी। तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं जो मैंने डायरेक्ट बोल दिया है कि 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश की पार्लियामेंट में वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक प्रस्ताव मतलब कहा, बोला, घोषणा की कि हम 30 जून को 1947 में भारत को आजाद कर देंगे। ये चीज उन्होंने घोषणा करके कही थी। और उसके बाद 4 जुलाई 1947 के दिन वहाँ के पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है और 18 जुलाई को उसको पास कर दिया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड है। 1946 में आप जानते हैं कि नेवी ने विद्रोह कर दिया था, जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई भी शुरुआत कर दी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये सोचिए कि आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्या चीजें पृष्ठभूमि में चल रही थी उस समय, वहां पे क्या क्या चीजें भारत में चल रही थी, जिसकी वजह से जो कानून पास हो रहे थे उसमें कुछ बदलाव आ रहा था और भारतीयों को कुछ ज्यादा सहूलियत, कुछ ज्यादा रियायतें दी जा रही थी। तो यहाँ तक आप लोग का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया, देश आजाद हो चुका है। अब हमारे देश में क्या हो जाएगा? संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। देखिए 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, यहाँ से स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण तो 1946 में शुरू हो जाएगा। कृषि प्रस्ताव आएगा, आप जानते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कृषि प्रस्ताव के बाद माउंटबेटन योजना आएगी,
कैबिनेट मिशन आएगी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत में प्रवेश करती है तो बताती है कि संविधान सभा कैसी बनेगी। तो इसका मतलब देश आजाद होने से पहले ही हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हो चुका था और संविधान लिखना शुरू कर दिया गया था। तो इसके बारे में कल जब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब हम लोगों ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू की थी 1773 से शुरू की थी, कहाँ तक पढ़ा है, पूरा 1947 तक। तो हम लोगों ने पूरा इतने सालों का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। ये चीज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। इसका मतलब ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, जो बिगनर होंगे, जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता, आप उसको 2 बार देखिए, बहुत अच्छे से कहानी जुड़ते हुए जाएगी और आपको एक एक चीज क्लियर होता जाएगा। उसके बाद दूसरा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, सबसे बड़ा यही था आपका। तो यह कंप्लीट हो गया है। चलिए, धन्यवाद।